बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज हुकूमत पाकिस्तान ने अपोजिशन को एक आखिरी मौका दिया और मौका क्या था? रात 12 बजे तक का कि आप आएँ, हमसे बातचीत कर लें, अभी भी आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आपकी बातों के ऊपर अमल दरामद हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। फिर इन हाउस कमेटी की बातें हुई और ये कहा किसने? राना सनाउल्लाह साहब ने। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक दरवाज़ा खुला रखा है। लेकिन उधर कुली तौर पे, एलानिया तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पे ये कह दिया कि हम इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी शर्तों में ये थी कि अगला राउंड तब होगा कि उस राउंड से पहले आप जुडिशल कमीशन की तश्कील कर देंगे। जुडिशल कमीशन की बजाय बाद में बातें होने लगी कि इसकी एक कमेटी बना दी जाएगी, लेकिन फिर इन हाउस कमेटी की बातें होने लगीं और इसको कुली तौर पे मुस्तरद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या चॉइसेस बाकी बचती हैं? 8 फरवरी को क्या होगा? बानी PTI के चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त पे क्या बातचीत हो रही है? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है, उस पर क्या बातें हो रही हैं? MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपसी मामलात पर भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, और फिर से टाइम था रात 12 बजे का और फिर से जवाब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो क्या ये आखिरी आवाज़ थी और आखिरी इनकार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सर बात यह है कि रात 12 बजे का जो टाइम है ना, ये किसी पर भी हो बड़ा बुरा है, चाहे तहरीक इंसाफ पे हो चाहे हुकूमत पे हो। एक वक्त था तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और रात 12 बजे का टाइम उन्हें दिया गया था। आज है मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें हुकूमत में और आज 12 बजे का टाइम वो है। तो लिहाजा ये 12 बजे का टाइम जो है ना, घड़ी जब 12 पे जाती है ना, जब अगला दिन शुरू होता है ना, तो ये किसी को नहीं पता होता कि ये दिन कैसा होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, अगला दिन बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। अगले दिन में बहुत बड़ी साजिश भी होती है और बहुत बड़ी बेहतरी भी होती है। तो लिहाजा ये 12 बजे का दिन हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होता। 12 बजे का दिन कह रहा हूँ, 12 बजे का टाइम, सॉरी, वो भी रात का। आप तो हमेशा रात का टाइम की बात ही करते हैं यासर साहब। आपने दिन के टाइम में तो आप उठते ही नहीं ना, वो मसरूफियत होती है ना, आप सोते ही सुबह। अंदाजा लगा रहा था, मैंने कहा स्टार्ट पे वो बाउंसर नहीं आया, वो जरा आगे जाके आएगा। मुझे पता मेन थी, कभी कभार हो जाता है कि पिच जो है वो कंडीशन उसकी मुख्तलिफ हो जाती है। तो जब आप पिच की बात करते हैं ना, तो सियासी पिच इस वक्त बहुत कमाल की पिच है और इस पर इतना ज़्यादा बॉल जो है ना मूव कर रही है कि आप सोच नहीं सकते। देखें, पाकिस्तान की सियासत तो है ना कि अब बार बार कभी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए आ जाएं सियासी विकेट पे, कभी मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं आज रात 12 बजे तक का टाइम है। क्या होगा? रात 12 बजे तक नहीं जा रही है, 12 बजे के बाद क्या होगा? 12 बजे के बाद रात 1 बजे मैं सर सियासी विकेट पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, वही जो पिछले दिनों में हो रहा जो। लेकिन इसमें होगा क्या? जो चीज़ें होने वाली हैं ना, मैंने कल वाली बात ही करता हूँ, हमारी बदकिस्मती है ना, जिस मुल्क के अंदर एक गैर मुल्की खतून आए और सारा TV चैनल उस पर लग जाए, सारा टिकटॉक उस पर लग जाए, सारी चीज़ें उस पर लग जाएँ और इस मुल्क के बड़े बड़े समाजी लोग भी जो हैं वो उस पर लग जाएँ, तो फिर हमें नज़र आ जाता है कि हम हैं कहाँ पे, खड़े कहाँ पे हैं। तो बस मैं सिर्फ आपको ये एक ख़बर दे दूँ आपको छोटी सी, सियासी विकेट पे इतनी तेज़ी आने वाली है, इतनी तेज़ी आने वाली है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं वो है नहीं। इतनी तेज़ी आने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको ये जो बात आज कह रहा हूँ ना, इसको नोट रख लीजिएगा। ये जो फरवरी का महीना है ना, इसी फरवरी के महीने में एक बहुत से लोगों के बहुत से अंदाजे थे। मुझे याद है, मैं बहुत से लोगों से बात करता था, आप भी बात करते थे, तो बहुत से लोग कहते थे यार लोगों ने वोट डालने नहीं निकलना, बहुत से लोग टर्नआउट बहुत कम रहना है, टर्नआउट बहुत कम। बहुत से लोग कहते थे यार लोगों को तो निशान का नहीं पता होना। हम लोग भी ये कहते थे, लेकिन हमारी तवक्कुआत से बढ़ के बल्कि बहुत रिजल्ट चेंज निकला। हमारी क्या, उन लोगों की तवक्कुआत से बढ़ के भी जो बेशक आज बैठे हुए हैं किसी जगह, लेकिन वो सोच तो रहे होंगे ना कि होया की सी साथ नाल।
तो ये जो फरवरी का महीना है ना, ये 18 जनवरी से, ये मैं कोई इल्मे नजूम की बात नहीं कर रहा, उन बेचारों को तो अपना नहीं पता होता। ये मैं बात कर रहा हूँ जो मैं सियासी हालात देख रहा हूँ, बहुत सी ऐसी मैं तब्दीलियाँ देख रहा हूँ जो शायद बाकी लोग महसूस नहीं करते। स्टैंडिंग कमेटी आ गई, बहुत सी कमेटियाँ भी आ गई, बहुत सा प्रेशर भी है, बहुत सी सियासी तब्दीलियों के साथ साथ इंतज़ामी तब्दीलियाँ भी हुई, और इसके साथ साथ आपको नज़र आना शुरू हो गया कि इत्तेहादियों के दरमियान लड़ाई बढ़ती जा रही है, थोड़ी नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है लड़ाई। और लड़ाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब बातें बाहर आना शुरू हो गई हैं। फिर इक़्तिदार में बैठी जमात, सबसे बड़ी जो इक़्तिदार में बैठी जमात है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। बल्कि मुझे तो आज एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने ये बात की। उसने कहा कि एक ऐसे बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत, जिसके नाम से सारा कुछ चल रहा है, उस पर इतनी ज़्यादा नज़र रखी जा रही है पार्टी के अंदर कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं कहा उस पर क्यों नज़र रखी जा रही है, वजह क्या है? उसका इसलिए कि वो कोई बयान ना दे दे। उनसे मुलाकात करने कौन आता है, कौन नहीं आता, ये भी चेक किया जाता है। मैं कहा चेक कौन कर रहा है? कोई अदारा चेक कर रहा है। उसने कहा नहीं, घर के लोग ही चेक कर रहे हैं। घर के लोग ही चेक कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इनकी वजह से कोई इक़्तिदार हमारा ख़तरे में चला जाए, इक़्तिदार हमारा ख़त्म हो जाए, इक़्तिदार पे कोई और चीज़ आ जाए। ये कहने का, बताने का मकसद ये है कि यासर तेज़ी आने वाली है। आप सिर्फ अगले 2 से 3 या 4 दिन बाद देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता अचानक से फ़ज़ा तब्दील कैसी होती। ये आज कल इमरान खान के ख़त का बड़ा शोर था, आज 5 जजेस ने फिर ख़त लिख दिया। आज मुख्तलिफ बार्स ने भी कहना शुरू कर दिया, इस्लामाबाद बार्स ने भी कह दिया। कल लाहौर में वकला का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। मेरी असद मंजूर भट्ट साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम इसमें पीका एक्ट पे भी आपके साथ खड़े हैं, और लेकिन हम कल बहुत बड़े फैसले करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा क्या बात है, एकदम अचानक से इतनी तेज़ियाँ क्यों आ गई हैं? उसने कहा बस आप देखते जाइएगा होता क्या है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, मैंने उस दिन भी कहा था, जब कई बड़े सियासी इत्तेहाद बनते हैं, और आज जब आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी गुफ्तगू सुनी है ना जी, और बाकी जगहों से भी आपको आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर बड़े सियासी इत्तेहाद बनना शुरू हों, और ख़ासकर गैर फितरती इत्तेहाद जो कभी फितरतन नहीं बन सकते, वो बनना शुरू हों, तो आप समझ लीजिएगा तब्दीली आ रही। यानी जिस तरह पीडीएम का इत्तेहाद, हाँ, जिसमें कोई सोच सकता था कि ये इत्तेहाद बन सकता है, तो इसी तरह आप जो इत्तेहाद बन रहे हैं, तो इसमें आप ज़ेहन नशीन कर लीजिएगा कि कुछ होने वाला है। यानी गैर फितरती इत्तेहाद अगर वक़ूफ़ पज़ीर हो जाते हैं और इनकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा भौचाल आएगा। लेकिन उस भौचाल में किसकी सियासत बहेगी और किसकी सियासत तैरती हुई ऊपर आ जाएगी और मंझधार में फंसी हुई भी निकल जाएगी और साहिलों की तरफ रवाना होंगी, वो देखना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करेंगे और बिलखुसूस बात करेंगे सिंध की सूरत हाल के ऊपर। MKM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में एक तरफ तो वफाक में मुत्तहिदा जो हुकूमत है और अपोजिशन के माबैन इस वक्त तनाज़ात हैं, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 12 बजे तक अगर अपोजिशन आ जाए तो हम मामला तय कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच में दूसरी तरफ जो सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत में एक बेहतरीन इत्तेहादी वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी वफाक की इत्तेहादी MKM सिंध के अंदर ये हुकूमत और अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की या बिलावल भुट्टो जरदारी की जो गुफ्तगू थी ताजरों के मुतल्लिक, उस पे रिबर्टल जो MKM पाकिस्तान ने दिया है और जिस तरीके की उन्होंने गुफ्तगू की है, उससे तासुर ये मिलता है कि वफाक से ज्यादा जिस तरह टेंशन इस वक्त सिंध के अंदर है, यानी MKM जिसे किसी से भी फैज ना मिला, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिला, ना PTI से मिला, ना PMLN से मिला, इस वक्त भी वो इस डगर के ऊपर हैं कि उनके इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो सिंध हुकूमत है वो कहती है ये आपसी इख्तलाफात का शिकार हैं, जिसकी वजह से इनके इख्तलाफात इन दिनों में ज़ोर पकड़ रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, स्पोक्स पर्सन है सिंध हुकूमत के
नादिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नादिर साहब, अगर देखा जाए MQM पाकिस्तान ने जिस तरीके से आप पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उन्होंने आपकी हुकूमत को बिलखुसूस निशाना बनाया, इतने तो वफाक में भी उन्होंने गिले नहीं किए जहां से इतने वादों के बाद भी उनको मुराद नहीं मिली, तो आपके ऊपर ये हमले किस तनाजुर में? देखें, हमले तो मैं नहीं इनको समझूंगा, ये एक दफनी हुई पॉलिटिकल पार्टी की एक कोशिश है फिर से रेलेवेंट होने की, और ये कोई नई बात नहीं है MQM के लिए। मेरी उम्र इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, मगर जब से मैंने होश संभाला है MQM की सियासत रही ये ब्लैकमेलिंग और इल्ज़ाम तराशी पे मुबनी, फैक्ट पे होती नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को असल में जब इतनी अक्सरियत से बिज़नेस कम्युनिटी ने आके मुलाकात की और उनकी लीडरशिप और विजनरी जो उनकी पॉलिसीज़ को सराहा, जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टॉक मार्केट के टॉप बॉसेस जैसे आरिफ हबीब हो गए, AKD हो गए, फिर जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स हैं उसके नुमाइंदगान, हर इदारे के, आप समझे हर बिजनेस ट्रेड एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान थे वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप पे इत्मीनान जाहिर किया। तो उसके बाद जो एक मरी हुई सियासत है MQM की, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हुई, बिकॉज वो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कभी भी उनका वजूद नहीं रहा था। थोड़ा बहुत कराची में वो दहशत के थ्रू लंदन से कॉल आता था, तो बदमाशी के ज़रिए लोगों को यरगमाल करके थोड़े बहुत सीटें ज़बरदस्ती निकाल लेते थे। तो अब तो वो भी इनके लिए मुमकिन नहीं रही। तो इनको अभी याद आना चाहिए कि कितनी एक रात में इनकी पार्टी को पहले भी वाइंड अप कर दिया था, जब इनके जो बानी लीडर थे, जो बानी चेयरमैन थे, उन्होंने हदें पार कर दी थी। तो इनको अभी भी होश के नाखून संभालने चाहिए, और इनको एक कुदरती कुछ चंद सीटें मिली हुई हैं, तो कोशिश करें एक पॉजिटिव रोल अदा करें, और डायलॉग के थ्रू, फैक्ट के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अगले इलेक्शन की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी पे या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पे इस तरह की झूठे इल्जाम। एक बात तो बताएं, एक ज़रदारी साहब ने ताजरों के उस कन्वेंशन में या उस ताजरों की तकरीब में कहा कि आप मजाक से किसी से बात कर देते हैं तो वो बात एक ख़बर बन जाती है, आप जो भी बात हो आप डायरेक्ट मुझे बताएं, मैं हाज़िर हूँ। वो किससे बात खबर बन जाती है? वो बात किसके हवाले से उन्होंने की थी कि किससे बात आप करते हैं? देखें, मैं उस तकरीब में मौजूद था और बिलावल साहब की पूरी स्पीच मैंने सुनी। बिलावल साहब ने जो 12 मई के वाक़यात थे लॉयर मूवमेंट के ख़िलाफ़, उसका भी जिक्र किया, और जो सानिया बल्दिया टाउन था जिसमें मासूम लोगों की लाशें जला दी गई थी, उसका भी जिक्र किया। मगर जो आप एग्जैक्ट जिस चीज़ की आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक चापलूस और अपने नंबर गेम बढ़ाने के लिए एक इनफरादी शख्स था, कोई किसी बिजनेस ट्रेड एसोसिएशन का कोई ऑफिस होल्डर नहीं था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद कराची का हूँ, कराची पूरी ज़िंदगी में रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, मेरे 5 नस्लें कराची में रही हैं। तो जितने भी यहाँ पे बिजनेस एसोसिएशंस हैं, जैसे कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके नुमाइंदगान बिलावल साहब की तकरीब में मौजूद थे। मगर ये इस्लामाबाद से एक वफाकी वजीर साहब आए थे, तो एक शख्स जो किसी भी ट्रेड बॉडी या ट्रेड एसोसिएशन के कोई ओहदेदार नहीं है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्योंकि उनको पता है आजकल टिकटॉक का दौर है और रील्स का दौर है, तो कोई ऐसी चीज़ अगर बोल दी जाए कैमरास के सामने तो वो वायरल होने की वजह से, जैसे हरीम शाह मशहूर हो गई थी, तो उसी तरह शायद इस शख्स ने भी कोशिश की कि मैं भी किसी तरह मशहूर हो जाऊँ। और आई थिंक उनको एक हद तक उनकी जो टारगेट था वो थोड़ी देर के लिए अचीव इन्होंने कर दिया, मगर बाद में इनको अपनी गलती पे एहसास हुआ, तो अगले दिन ही उन्होंने माफ़ीनामा की एक वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिश की। अनफॉर्चुनेटली माफ़ीनामा उस तरह से वायरल नहीं हुआ जिस तरह से उनकी ये चापलूसी की जो एक कोशिश थी वो वायरल हुई। और उसके बाद तो देखें, MQM को चाहिए कि अभी इनके पास जितनी भी सीटें इनको तोहफे में मिली हैं, आई बिलीव इनके पास हैं तकरीबन कोई 15 सीटें कराची से और 1-2 सीटें और हैं इनके पास हैदराबाद वगैरह से। तो अभी एक अच्छा मुस्बत किरदार अदा करें नेशनल असेंबली में, बल्कि इनके पास तो वफाकी काबीना में भी एक मिनिस्ट्री है। तो अगर ये मेहनत करें अगले 4 साल तो फिर ये अपने वोटर्स के पास जा सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इनके जो वोटर जो कभी थे ही नहीं, जो उर्दू स्पीकिंग लोगों की सियासत ये करने की कोशिश करते हैं, वो उस वक्त भी बेचारे हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं उनको ज़बरदस्ती उनके शनाख्ती कार्ड लेकर, उस वक्त तो इतना कोई डिजिटल और मीडिया का दौर नहीं होता था, तो पोलिंग स्टेशंस पे जाके जाली वोट भरे जाते थे
9-0 में सारी चीज़ें फिर मैनेज होती थी। आपको तो पता है लंदन से कॉल आता था और कराची के वो ताजिर, हालांकि मेरी और बिलावल साहब हम उम्र हैं और हमारी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जो ताजिर बरादरी के जो सरबराहान है कराची में, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस तरह उनकी फैक्ट्री विद इन मिनट्स क्या विद इन सेकेंड्स बंद कराई जाती थी ज़बरदस्ती, और उनकी जो वर्कर्स जो लेबर होती थी उनको यरगमाल बन के फिर रैलीज़ में भी निकाला जाता था ज़बरदस्ती, बल्कि फ़ोन कॉल सुनाई जाती थी उनको 6-6 घंटे 7-7 घंटे उनको मजबूर किया जाता था कि एक शख्स की फ़ोन कॉल सुने। तो बिलावल साहब ने यही बोला कि मेरी जो पार्टी है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, जो CM मुराद अली शाह साहब हैं वो आपके CM हैं, आपको कोई भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, जैसे कुछ ताजिर भाइयों ने बेशक शिकायत की जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसी वक्त मुराद अली शाह साहब को हिदायत दी और उस महफिल में IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब भी मौजूद थे। दोनों को बोला कि फौरी तौर पे आप लोग ने एक टास्क फोर्स बनाना है और जितने भी करप्शन और लैंड ग्रैबिंग के शिकायत हैं उसको आप लोग ने वन विंडो के थ्रू मिल के फौरन उस पर एक्शन लेना है। और उसके बाद नादिर कबूल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसी बीच में हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी साहब। रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रेहान हाशमी साहब, आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कड़ी तनकीद की है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि MKM के किसी भी रहनुमा को हम संजीदा नहीं लेते। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि झूठ का पलंदा है आपकी ये सारी की सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और शर्जील मेमन साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि अपनी आप मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये तलखी जो माजी करीब में किसी हद तक कम हो गई थी अब फिर से बढ़ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MKM की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें फैक्चुअल जो बातें थी उससे आगाह किया गया, और उसको अगर यके बाद दीगरे उन तमाम नुकात को और सीधा नुकात को ही अगर डिस्कशन में ही ले आए तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इस वजह से शुरू हुई कि कराची के बिलखुसूस ताजिरों ने कराची में रवा सलूक, जो कि पहले गैंग वॉर के ज़रिए अगर कहीं पर भत्ता लिया जा रहा था, तो आज उसको सरकारी छत्तर छाया में और उसके पैट्रनेज में भत्ता जैसी एक्ट किया जा रहा है। क्या ये दुरुस्त नहीं कि कराची एक सबसे बड़ा टैक्स पेयर एक सिटी है, यहाँ पर रहने वाला चाहे किसी भी जुबान का हो वो टैक्स की शरह और उसके ऊपर आताब भी उतना ही सहरा होता है। अच्छा, इस बुनियाद के ऊपर जब एक पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे के सरबराह को गुजारिशात पेश की गई तो उस पर एक रिएक्शन आया। अच्छा, काश के एक मीटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सूबे की जानिब से पहले ही की जाती स्टेक होल्डर्स के साथ जो कि मुतासरीन हैं, और गाहे बगाहे हमारी मालूमात के मुताबिक कराची में रहने वाली आवाम हो या SME सेक्टर के लोग हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ औकात में अपने साथ नारवा सलूक को आगाह करते रहे हैं अरबाब इख्तियार को और चीफ एग्जीक्यूटिव को भी, सूबे की हुकूमत को भी। अच्छा, अब MKM ने उस बुनियाद के ऊपर जब आपने मीटिंग कॉल की और जो बज़ाहिर लगा ऐसा कि ताजरों की शिकायत के रिस्पॉन्स में आपने उस मीटिंग का आगाज़ किया था, उसका इनेकाद किया था, होना तो ये चाहिए था कि आप सूबे की हुकूमत है आपके पास, आप तवातुर के साथ करते रहते, बहुत अच्छी बात होती। अनफॉर्चुनेटली ऐसा जाहिर नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि जब हमने रिस्पांस दिया उसके बुनियादी मकासद क्या थे? देखें, क्या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम जो कि वाजिबुल अदा है अर्बन एरियाज को, जो वफाक पिछले 10 सालों से तकरीबन देता चला आ रहा है सालाना बुनियादों पर, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस की रकम क्यों नहीं दी जा रही सूबे की जानिब से सिटीज को, और ये 10 साल से हो रहा है तकरीबन। क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक के बनने का सफर और उसके बाद होने वाली जो मामलात हैं अर्बन एरियाज में, क्या वो सबके सामने आया नहीं है? क्या सिस्टम की बात? अच्छा, रेहान भाई ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे साथ गबोल साहब भी मौजूद है। उनका कहना है कि MKM को सब्र करना चाहिए, जो नशिस्तें इन्हें तोहफे में मिली हैं या जो नशिस्तें इन्हें दी गई हैं। हम तो समझते हैं कि इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन जीत कर आप आए हैं, और पीपल्स पार्टी समझती है कि कहती है कि आपको ये सीटें दी गई हैं,
ये क्या मसला? अच्छा, तो फिर जिस जानिब से सीटें दी गई हैं उनका भी ऐलान कर दें, तो हमारी भी मालूमात आम्मा में इजाफा हो जाएगा कि किसकी जानिब से तोहफे में सीटें दी जा रही हैं। और अगर तकरीबन मुस्तकिल मुख्तलिफ इलेक्शंस में एमक्यूएम सीटें जीत कर आती रही, तो क्या वो तोहाइफ में दी जाती रही? क्या पाकिस्तान में सो कॉल्ड जमहूरियत है? क्या पाकिस्तान के अंदर आने वाली जमहूरी पार्टीज क्या ये तोहफे तहाइफ में सीटें मिली जाती हैं? तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? और फिर जमहूरियत के जो चैंपियंस हमें बनना चाहिए, फिर नहीं बनना चाहिए हमें, तो जमहूरियत है भी या नहीं है? तो फिर बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। चलिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए आपकी बात हम मान लेते हैं कि आपको हक है कि पॉइंट स्कोरिंग करें, लेकिन लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स बी रियलिस्टिक कि जिन नुकात के ऊपर हम आपसे नाराज हैं, स्टेक होल्डर नाराज हैं, कराची का ताजिर नाराज है, कराची की आवाम नाराज है, क्या वो हकीकी बुनियादों पर नहीं है? क्या कराची में, अर्बन एरियाज में बिलखसूस और पूरे सिंध में क्या बहुत अच्छा हो गया है? क्या प्रोविंशियल फाइनेंस की रकम नहीं दी जा रही? क्या लोकल बॉडीज के एम्पावरमेंट के ऊपर आप रुकावट क्रिएट नहीं करते? क्या हमारा नजरियाती इख्तिलाफ इस बुनियाद पर नहीं है कि आप इस नजरियात के ऊपर हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए? और क्या 27वीं आईनी तरमीम, जो कि हम वाज़े तौर पर ये कहते आ रहे हैं, 26 सर ये 27 आपने कोई पहले से तैयार कर ली है तो सर हमें बता दें, हम ब्रेक कर देते हैं। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, तरामीम नहीं होनी चाहिए। ये 1973 के कानून में ही ना आर्टिकल 140 लिखा हुआ है, और भुट्टो साहब का ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये। चले बिल तरतीब चलते हैं रेहान भाई बिल तरतीब चलते हैं, ये तो फिर बहुत सारे सवालात हो जाएंगे। नादिर कबूल साहब, जिस तरीके से रेहान साहब ने निकात उठाए हैं, सबसे पहले तो ताजिर बरादरी और अवाम पे ही आ जाते हैं। आप कहते हैं जी कि वो खुश हैं, ये कहते हैं वो नाराज हैं, किसकी माने? देखिए, जिस तरह की तकरीब बिलावल हाउस के साथ जुड़ी हुई एक प्राइवेट वेन्यू पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की मौजूदगी में जितने लोग आए थे, उसके अगर ये 10% भी जमा करने में कामयाब हो जाए तो इनकी बातों को सीरियसली लिया जा सकता है। जो ये KB कराची बिल्डिंग अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बातें कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा शिकायत तो आबाद जो है सबसे बड़ी तंजीम है वो बिल्डर्स की, ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन उसको कहते हैं, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने शिकायत ज़रूर की, उन्होंने बिल्कुल बताया उन्होंने कि कुछ शिकायत हैं, और इसी की वजह से बिलावल साहब ने सख्ती से हिदायत दी तमाम वहाँ पे जो मौजूद वज़रा थे, CM साहब थे, आपके IG साहब थे, उनको बोला कि फ़ौरन इस पे आप एक्शन लें। और उसके बाद फिर फॉलो अप मीटिंग्स हुई भी हैं CM साहब की सदारत में, उसमें ये बिल्डर्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मौजूद थे, IG साहब भी मौजूद थे। तो अगर MQM वाकई में इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास कराची की अक्सरियती सीटें जो कि एटलीस्ट कागज़ में तो इनके पास वाकई में है, तो फिर ये भी एक इस तरह की तकरीब बुला लें। जमहूरियत का यही तो हुस्न है कि अपनी आप शो ऑफ स्ट्रेंथ इसी तरह विजिबली दिखा सकते हैं। कबूल साहब, एक बात रेहान भाई ने कही है कि बताए ना कि अगर ये सीटें नहीं जीती तो फिर इनको ये सीटें किसने दी हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिपीटेडली इलेक्शंस हाईजैक होते गए हैं। 2018 के भी जो इलेक्शन है उस पर भी हमारी जो रिजर्वेशंस हैं वो काफ़ी हमने वोकल की हैं। 2013 को नहीं, हाईजैक कौन करता है, यही हम पूछना चाह रहे हैं ना, यही तो पूरी कौम जानना चाह रही है, कौन हाईजैक करता है? देखें, अभी ऐसा वक्त नहीं है और ना मेरा ओहदा ऐसा है, इट्स अबव माय पे स्केल, ये बातें ना ही करें तो बेहतर है। बट नहीं, आप पे पीक एक्टिंग लगना घबराए ना, आप ना घबराए, आप पे पीक एक्टिंग लगना, आप भी पीक एक्ट के हमायती हैं, MQM भी पीक एक्ट की हमायती है, आप दोनों पे पीक एक्टिंग लगना बता दें। मैं बता रहा हूँ ना कि इसकी जो जिम्मेदार होती है वो तो इलेक्शन कमीशन होती है, तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे ही आयद होती है कि वो एक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकती। चाहे 2018 में RTS सिस्टम बिठा दिया गया था, 2013 में जो कहते हैं ना वो सिंध में तो हम टप्पेदार बोलते हैं, वहाँ पे शायद तहसीलदार बोलते हैं, पंजाब में क्या बोलते हैं वो जो आपके होते हैं पट्टे वाले बोलते हैं, आप मेरे को मेरे नॉलेज में प्लीज, पटवारियों का इलेक्शन था। तो हमें तो शुरू से रिजर्वेशंस रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी और मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, सिर्फ 2 ही इलेक्शंस थे जो साफ और शफाफ हुए थे। अच्छा, एक छोटा सा जवाब, अभी आपके नज़र में ये इलेक्शन हाईजैक हुआ
तो हाईजैक होने के नतीजे में सिर्फ MQM ही एडजस्ट हुई है बस? देखिए, MQM जो है उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके जो बानी जो फाउंडर थे, उनके जो लीडर थे, वो जाहिर सी बात है जब उनको समझ लिया गया कि उन्होंने रेड लाइन पाकिस्तान की क्रॉस कर ली है और पाकिस्तान की सालमियत और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ उन्होंने जब बातें की और बिल्कुल सही तरह से उनको पाकिस्तान की सियासत से दूर रखा गया, बिकॉज दैट मैन हैड प्रूवन टू बी डेंजरस फॉर पाकिस्तान एंड एंटी पाकिस्तान प्रूव हो चुके थे वो। तो उसके बाद MQM तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी, बल्कि यही आज जो MQM में मुस्तफ़ा कमाल साहब है, उन्होंने अपनी PSP बना ली थी, उनको भी कोई रिजल्ट नहीं मिला था, क्योंकि ये एक्चुअली ये अपील करते थे मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग वोटर्स को। उर्दू स्पीकिंग वोटर्स जो पढ़े लिखे हैं वो कभी भी अपनी खुशी से MQM को वोट नहीं देते थे। माजी में भी 2008 की भी मैं बात कर रहा हूँ। आपके इन सवालों का जवाब लेते हैं रेहान भाई से। जी रेहान भाई, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब उन्होंने इलेक्शन कमीशन दे दिया और वो कहती हैं आप तो ख़त्म हो गए हुए थे, आपको तो कोई वोट नहीं देता था। और 10% भी आप वो ताजरों का ले आए तो आपकी मकबूलियत मान जाएंगे वो। अच्छा, मैं क्योंकि बीच में इंटरप्शन हो गई थी तो मैं बहुत सारी बातें नहीं सुन सका, लेकिन जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो मैं गोशगुजार कर दूँ। मेरा ख्याल है कि ये नादिर, मैं इसको भतीजे की तरह समझता हूँ। उसकी वजह ये कि इनके वालिद साहब MQM के टिकट पर MQM के मरकज से MQM के MNA भी बन चुके हैं। तो अगर वो बने तो बोला था आपको भी याद होगा जी, तो फिर वो अपना नबील भाई से सवाल करें कि नबील भाई क्या जाली वोट लेकर आए थे? और बिल्कुल, और नबील भाई MQM के मरकज से खड़े हुए थे। दूसरी चीज ये कि देखें, बहुत सारे सवाल हैं। ये मेरा भाई अभी नौमौलूद है पाकिस्तान की सियासत में, खासतौर पर सिंध के सियासी माहौल में, और अच्छे बड़े खानदान से ताल्लुक है इनका, मुझे अंदाजा है इस बात का और मुझे पता भी है। लेकिन देखें, पीपल्स पार्टी की अपनी एक नजरियाती, इनको डिफेंड तो करना है पीपल्स पार्टी। गबूल साहब, उन्होंने तो इब्तदाई ही कर दी है कि उन्होंने समझे मेरी बात की तायद कर दी ना। 2015 में मेरे वालिद साहब ने जब इस्तीफा दे दिया था MNA शिप से और इनकी पार्टी से, और उनके जो बयानात है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता बिकॉज वो माजी का हिस्सा है, और एज एन एजुकेटेड पर्सन आई डोंट लाइक टू गो इन द पास्ट। बट अगर इनकी बात भी आप मानी जाए तो वो आप क्लिप निकाल लें 2015 के जो मेरे वालिद साहब ने बोला था। अच्छा, अब आप ये तो बता दें ज़रा, पीपल्स पार्टी 1973 के आइन पे बड़ी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर, 73 का आइन ही पीपल्स पार्टी ने दिया पाकिस्तान को, बहुत कुछ पीपल्स पार्टी ने दिया। ये पीक एक्ट भी आपने हमें दे दिया? नहीं, ये एक्ट हमने नहीं दिया है, और इसमें पार्टी आपने मुखालफत भी नहीं की, दिया भी नहीं, लेकिन मुखालफत भी नहीं की। साहब को ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं। अब असल में मैं फंस इस वजह से गया हूं बिकॉज़ मैं जो हूं सिंध हुकूमत का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हूं। अब सिंध हुकूमत की तरफ नहीं बोल सकता, सिंध हुकूमत की तरफ से आप बता दें, बतौर पीपल्स पार्टी बता दें, सिंध हुकूमत के एक स्पोक्सपर्सन आप इसकी मुखालफत करते हैं? बिल्कुल। अगर आप यही सवाल मुझसे 1 महीना पहले पूछते, जब मैं सिर्फ एक पीपल्स पार्टी का आम वर्कर था, तो मैं अपना तज्जिया आपको दे सकता था। बट अब मैं ऑफिशियली आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे कोई ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। सो आई डोंट वांट टू मिसकोट द पार्टी और द पार्टी चेयरमैन, तो इसको वहीं पे रहने देते हैं। बट वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज प्रो डेमोक्रेसी, प्रो फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बाकी आपके जो व्यूअर्स हैं वो बेहतर समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो इल्ज़ाम ये आयद करते हैं कि गैर कानूनी तामीरात जितनी हों SBCA के तहत, या टैंकर माफिया हो, जाली अद्वियात हों, महंगाई हो, उसके अलावा कराची के नौजवानों की नौकरियां जो हैं उनको उनके कोटे के मुताबिक ना मिलना हो, तो ये इम्तिहानी नताइज से तालीमी दरवाजे बंद करना हो, तो ये सारा PP का क्रेडिट है। रेहान साहब आ गए बीच में, मैं इस पे नादिर साहब आपका जवाब लेता हूँ, रेहान साहब की बात ज़रा मुकम्मल हो जाए। रेहान साहब बात मुकम्मल माफ़ कीजिएगा जी, माफ़ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट हो गया था। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, सीटों के हवाले से चलें, आप पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स वगैरह दें, जस्टिफिकेशन नहीं होती जिसकी लॉजिक्स नहीं होती। तो नबील भाई भी MQM के नाम पर, MQM की सीट के ऊपर, MQM के मरकज से MNA इलेक्ट हुए थे, और MNA के तौर पर रहे MQM के। MQM के लिए माजी में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इस बात को, पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं ने MQM के मैंडेट को तस्लीम किया, और उसी बुनियाद पर MQM के साथ मुख्तलिफ मुआहदे भी होते रहे, हुकूमत साजी भी होती रही। उस वक्त फिर ख्याल आना चाहिए था, MQM के मुतालबात के ऊपर दस्तखत भी किए गए। इसका मतलब है कि हमारे जो मुतालबात थे, जो वर्बल मुतालबात थे, वो तहरीरी शक्ल में लाकर 2 या 3 दफा ऐसे मौके आए कि जब उसके ऊपर तहरीरी दस्तखत हुए, कंसेंसस डेवलप हुआ ना, यानी कि
और वो जो मुतालबात थे उसी मुतालबात की बुनियाद पर उसकी फुलफिलमेंट ना होने की वजह से वो जो रिपरकशंस आ रहे हैं वो वही तो है मुतालबात। जहां तक ताल्लुक है हमारे उस आर्गुमेंट का कि जो इंटेंसिफाई हो रहे हैं, जो जिसके इंटेंस एनवायरनमेंट को अभी महसूस किया जा रहा है, वो बुनियादी तौर पर अर्बन एरियाज में रहने बसने वाले लोगों को डिप्राइव जब किया जाएगा, चाहे वो सरकारी नौकरियों के मामलात हों, चाहे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की ही अगर बात कर लें, तो देखें क्या ये बैड गवर्नेंस नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना सूबे की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। मगर अगर सूबा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने में नाकाम है, तभी तो पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट की है। उस पैरामिलिट्री फोर्स को पुलिस की एड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आपके जेरे निगरानी चलने वाली पुलिस जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं कर पा रही है। फिर आप आ जाएं यहाँ पर वो ड्रग्स एडिक्शन के मामलात हों, ड्रग्स की तरसील के मामलात हों, या कराची के अंदर मंशियात फरोशी के मामलात हों, या कराची के एडजेसेंट एरियाज में जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और आपके नाजरीन जो खास तौर पर अर्बन एरिया से ताल्लुक रखते हैं वो इस बात का दर्द महसूस करते हैं, और विक्टिम्स भी हैं जिनकी जमीनों पे जो कि सोसाइटीज थी उनके ऊपर बाज़ाब्ता कब्जे होते रहे। क्या सिस्टम की टर्म आपने पहली दफा सुनी है? क्या ये सिस्टम पूरे पंजाब में चल रहा है? क्या पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान लाहौरियों को ये कहा था कि लाहौरियों हमें वोट दो, हम कराची जैसा लाहौर बना देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो रियलिटी है वो ये है कि 15 साल से अनइंटरप्टेड अगर कहीं किसी की हुकूमत है तो वो जवाब दे तो बनता है ना। क्या वो जवाब नहीं देगा किसी को? और हम अगर कोलिशन में नहीं है तो स्टेक होल्डर तो है ना भाई। आप उसको माने ना माने, माजी में मानते रहे, आज अगर नहीं मानते आप तो ये आपकी सवाबदीद है। अगर हमारी जुबाबंदी भी हो जाए तो कहीं ना कहीं से आवाजें तो उठ रही है ना, और बेस के ऊपर है, किसी ना किसी जस्टिफिकेशन की बुनियाद पर है, जो वाकयात हकायक सामने आ रहे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर है। तो ये मल्टीपल इश्यूज हैं जो कि जिसको फेस करना पड़ रहा है। आज पानी की तरसील का मामला है। देखें, पानी की तरसील आप किसके पास है? 15 साल से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसके जेर इंतजाम चल रहा था? अप्रॉक्सीमेटली 15 साल से, अगर आप कह लें 15 साल के ड्यूरेशन की बात करें, तो ये पानी की तरसील तो मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। पानी ऐसा मतलब तरसील क्यों नहीं हो रही? बेशुमार इलाके डिप्राइव है। तो पानी की तरसील ना होने की वजह से क्या टैंकर माफिया जिसको आप कहते हैं, क्या चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब ने ये क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर नहीं है कि मेरे घर पे भी टैंकर आता है? तो क्या ये अच्छी बात है कि आप टैंकर्स के मरहूने मिन्नत हैं कराची वाले? जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी पानी से खुद महरूम है तो लोगों के पास क्या जाएगा? इस तरह के देखें मल्टीपल इश्यूज हैं जिसको हम मीडिया के जरिए भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो विक्टिम्स हैं खासतौर पे, वो अया करते रहे हैं। और देखें, इसको तो आपको अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा ना, आपको इदारों को बेहतर करना होगा, ना कि आप तनकीद के ऊपर बरंगेख्ता हो जाएं, आप प्रोवोक हो जाएं। प्रोवोक थोड़ी कर रहे हैं। शरैन जी, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका आपके भतीजे से इसका जवाब ले लेते हैं ना जी। कबोल साहब क्या जवाब देंगे? रेहान भाई ने तो बड़ी खुली डुली सारी चीजें बता दी। देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि कराची कोई दुबई नहीं है, ना ही कोई रियाद या जद्दा है, ना इस्तांबुल है। नहीं, आपकी हुकूमत यहाँ पे मुस्तकिल है, आपकी हुकूमत यहाँ पे अरसा दराज से है। ये हम सिंध की आवाम के शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने चौथी दफ़ा मुसलसल हमें हुकूमत करने का इख्तियार दिया है, और इसी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का अज़म है कि वही वोटर्स जिन्होंने चौथी दफ़ा मुसलसल हमें मुंतखब किया है, उनकी सर्विस डिलीवरी में स्पीड आए, तेज़ी आए। काम तो पहले भी हो रहा था, मगर काम इतना शायद तेज़ी से नहीं हो रहा था जितना अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हिदायत दी हैं। और अभी क्योंकि मेयर भी पहली दफ़ा हमारा आया है, पहले तो इनका मेयर होता था, आखिरी आई बिलीव वसीम अख्तर साहब थे, वो भी इनके ही थे। मेयर पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी का है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से तेज़ी से काम कर रहे हैं। और पानी के जो इशू है उस पर भी हमारी हुई थी गुफ्तगू सीएम साहब से। अभी फौरी तौर पे जो दाबेजी पंपिंग स्टेशन है वहाँ से पानी की जो फरामी है उसको इंक्रीज़ किया गया है। हब रिवर डैम से पानी की लाइनें बिछाई जा रही हैं, तो अनकरीब इंशाल्लाह पानी का जो इशू है वो फौरी तौर पे रिजॉल्व हो जाएगा। और K4 के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, जो हुकूमत के जो अहदेदारान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह विदिन 1 to 1.5 ईयर्स K4 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो पानी का इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स की बात है,
वो भी गवर्नमेंट की नॉलेज में बहुत सारी बिल्डिंग जैसी गिराई भी गई है माजी में, और अभी जो जिस तरह मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ शायद चौथी दफ़ा कि बिलावल साहब ने हिदायत दी है सीएम साहब को और आईजी साहब को कि एक जॉइंट टास्क फोर्स आप बनाएं और कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स हो, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग की हो, चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन की हो, उसको फौरी तौर पे हल कराए। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो कॉन्फिडेंस तमाम ताजिर बरादरी ने दिखाया उस तकरीब में, उस लंच में जिसमें मैं मौजूद था और आप शायद दोस्त नहीं थे, तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, क्योंकि अगर वो ताजिर बरादरी, ये बड़े बड़े नाम है, ये कोई पीपल्स पार्टी के वोटर्स या सपोर्टर्स या पीपल्स पार्टी के जाले नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है और बड़े नामी ग्रामी है। इन्होंने अगर थोड़ी सी इत्मीनान का मुजाहरा किया है तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम दें हमें इंशाल्लाह। जो भी इश्यूज़ हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा इशू था, वो तो अभी 2 हफ्ते पहले ही बिलावल भुट्टो साहब ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाहराह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इनॉग्रेशन किया है। उससे कराची की ट्रैफिक में बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है और कराची का पूरा नक्शा हम इंशाल्लाह बदल लेंगे। जो ट्रांसपोर्ट का इशू था उसके, इसका जो एक बड़ा मसला था ग्रीन लाइन का, उम्मीद करते हैं कि ये जो इख्तलाफात हैं ये अवामी मफादात को देखते हुए ख़त्म हो जाएंगे और अवामी मफादात में इकदामात उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बस सर्विस है, उसमें आके आप सफर तो करें। आप इस्तांबुल की बसें भूल जाएंगी, 50 रुपए में पूरे कराची में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरे कराची में किसी भी पॉइंट पे 50 रुपए। कभी आगे वहाँ पे विजिट करते हैं जी। बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब, हाशमी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़दामात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, उनके केसेस, उनकी मजबूरियाँ, उनकी कारकुनों से वाबस्तगियाँ और उनके अहद जो हैं आने वाले दिनों के अंदर वो क्या समर लेके आएंगे या मज़ीद मुश्किलात का शिकार बना जाएंगे। अभी तक की हिकमत अमली जो तदब्बुर के ज़रिए उन्होंने अपनाई थी उसका क्या आउटकम देखने को मिला, और आज रात 12 बजे का वक्त जो होने वाला है उस पर जो एक ऑफ़र हुकूमत की तरफ से की गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे किस नज़र से देखती है, यानी उस पर अमल दरामद तो नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर, इसी पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मलिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि 12 बजे तक का टाइम है, आके मिल लें, बातचीत हो जाएगी, मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन दूसरी बार भी कहने पर नहीं गए, क्या वजह बनी? यासिर भाई, असल बात ये, देखें मैं अर्ज करूँ आपको कि इस तरह होता नहीं है, ये संजीदा है नहीं, इनके पास क्योंकि मैंडेट है नहीं, इनको खतरा है अंदर से कि अगर खुदा न खास्ता उनके नज़दीक ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हमारा क्या बनेगा। बात ये है जी कि जब इतने बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं जहाँ मुल्क की तकदीर का तयन होना है, आपने एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पे इतना जुल्म और फस्तायत करके उसके बावजूद वो आपके साथ मुज़ाकरात पे आके 1 साल के अंदर अंदर बैठ गई। जो ये करते हैं, ये बात करते हैं ना कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी ये बात हुई तो उसमें 2 नस्लें गुजरी थी, उसको उनको आपस में बैठते हुए एक नस्ल पूरी कुर्बानी दे के साथ बैठी थी। हम 1 साल के अंदर अंदर इनके साथ बैठ गए और हमारा मकसद क्या था बैठने का कि ये सिस्टम डिरेल ना हो। इन्होंने हमारे लोगों पे गोलियां चलाई, इन्होंने ऐसा काम किया, इनके गैर जिम्मेदार मिनिस्टर्स ने 2 दिन पहले ऐलान करना शुरू कर दिया कि इनको उठा देंगे, छांटे लगाएंगे, गोलियां चलाएंगे। देखिए ये होता नहीं है, आप इतना बड़े मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप पार्टी के चेयरमैन जो असल जिसकी वजह से हम सारे इस सिस्टम में मौजूद हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के वो सरबराह हैं, आप बेशक टेक्निकली कागजी तौर पे इमरान खान को कहें कि वो कागजों में चेयरमैन नहीं लिखे हुए, लेकिन इमरान खान की वजह से ही तहरीक इंसाफ है, तो उससे मुलाकात भी आप ना करने दें। तो यासिर साहब, कितनी संजीदगी हम देख रहे हैं, और फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। हमने बैठ के टाइम ज़ाया करना है, लोग हमारी तरफ देखें, हम वहाँ से उठ के आ जाएं, चाय का कप पी के आ जाएं। पहले इन्होंने कहा जी रिटर्न मुज़ाकरात, रिटर्न हमारा चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाए, हमने रिटर्न दे दिया। हालांकि आजकल ये आप और मैं जो बात कर रहे हैं ये सारी रिकॉर्ड हो रही है। चेयर स्पीकर कर रहे थे तो उधर तो हर चीज़ वैसे ही रिकॉर्ड हो जाती है चीज़ें, तो रिटर्न वाली तो बात ही नहीं होती। देखिए बात ये है कि ये संजीदे ही नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो कम से कम अपने हमारे लीडर हैं, हमारे बानी चेयरमैन हैं, उनसे भी मुलाकातें तो करने दी हमने शर्त। अच्छा मलिक साहब, ये तो टाइम, अब ये सारी बातें, ये टाइम सारा आस्ता आस्ता गुजरता जा रहा है और
तो जा रहा है। अब ये बताएं 8 फरवरी आ रहा है, मीनारे पाकिस्तानी जलसा करेंगे हर सूरत में? देखिए राना साहब, बात ये है, जुल्म और फस्तायत की इंतहा है। ये इतना झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा जी पंजाब से बंदा नहीं निकला, पंजाब इनके पास है ही नहीं, इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। राना साहब एक बड़ी टेक्निकल मैं आपको बात बता रहा हूँ, शायद आज दिन तक किसी ने आपको ना बताई हुई। अगर पंजाब से बंदा कौन नहीं निकला, आप पंजाब की FIRs निकाल लें, हर FIRs में 2-2, 3-3 हजार नामालूम है, 30-40 हजार बंदा तो वो बन जाता है हमारा, जो इन्होंने नामालूम डाला हुआ है। यानी अगर बंदे नहीं थे तो इतने नामालूम इन्होंने क्यों डाले, पहली बात। दूसरी बात सर, बात ये है जो आप बात कर रहे हैं ना कि हर सूरत जलसा, हमने फिर एक तरीका अडॉप्ट किया है, एक सियासी तरीका अडॉप्ट किया है कि हमें ये जलसा करने दें। हमें पता है ये हमें NOC नहीं देंगे, इनकी सियासी मौत है। ये कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NOC दे सकते हैं? जो इन्होंने लोगों का हाल किया, आप कभी मेरे साथ पूरा प्रोग्राम करें उस पर। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जिस तरह स्लाइडें लगा के ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर लोगों को दिखाती है, तो हमें भी स्लाइडें असेंबली में अगर स्पीकर साहब लगाने दें तो हम इनकी कारकर्दगी कच्चा चट्टा सारा बताएंगे। तो असल में बात यह है कि हमने दोबारा उसी सिस्टम के तहत एक जमहूरी जमात होने का सबूत दिया है कि हम बाज़ाब्ता इनकी सो कॉल्ड फॉर्म 47 की गवर्नमेंट होने के बावजूद हम इनको दरख्वास्त दें ताकि हम एक हुज्जत तमाम करें। मैंने 12 आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं, इन्होंने मुज़ाकरात हमारे साथ कामयाब नहीं करने। आपको शायद याद होगा सर, मैंने राना साहब आपके ही प्रोग्राम में ये आपको बताया था। तो अब भी मैं आप कह रहा हूं कि अगर हमारे साथ लोग नहीं है तो इनको क्या मुसीबत है, हमें इजाजत दे दें, इनको पता चल जाएगा। अभी तो देखे ना, ये कहते हैं कि इनके पास लोग नहीं है, इनको लोग पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया, तो हमें जलसे क्यों नहीं करने देते? हमारे लोगों पे डोर नॉकिंग शुरू हो गई है। लाहौर में जब से हमने जलसे की दरखास्त दी है, लोगों के घरों में पुलिस ने जाना शुरू कर दिया। तो आप खुद देखें कि अब हमारा प्लान B हमारे पास मौजूद है, हम अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने करना फिर यही है कि फिर ये कम से कम 20-25 हजार लोगों पे FIRs दे देंगे, किसी जगह पे 1000 ना मालूम होगा और हमें कहेंगे लोग नहीं निकल रहे। और भाई लोग जो नहीं निकल रहे हैं तो आप इतने लोगों पे FIRs क्यों दे रहे हैं? अच्छा मलिक साहब, करेंगे क्या? यानी आप डिस्क्लोज तो अभी करना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ करना जरूर चाह रहे हैं। नहीं सर, हम एहतजाज करेंगे भरपूर, आपको नजर आएगा पंजाब पूरा एहतजाज में होगा। और अगर ये हमें नहीं करने देते तो हमारे पास प्लान B। सर यासिर साहब, बात ये नहीं है, बात एक मैं आपको अर्ज करूं, बात समझने की ये है कि 2 साल हो गए पंजाब के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। सर लोग निकलते हैं, लोग इनको रिजेक्ट करके निकलते हैं। अगर लोग नहीं निकलते तो इनको क्या जरूरत है छापे मारने की और FIRs देने की? लोग तो आराम से बैठे हैं घरों में बकौल इनके। तो आप थाने के रिकॉर्ड तो मंगवाएं, आप यानी आप 26 नवंबर की मंगवा लें, जब इन्होंने देखिए सर इतनी बड़ी ब्लंडर इस गवर्नमेंट ने की है, ये इनके गले पड़ेगा। मॉडल टाउन की तरह नहीं होगा कि मॉडल टाउन वाला वाकया जिस तरह ये हजम कर गए थे, ये कैसे हजम होगा? सर 26 नवंबर को गोली चली है और मुझे ये बताएं। अच्छा ये तो आप कर रहे हैं, सारा कुछ होता रहेगा। बाकी अगर आज आपको नहीं तो कल या परसों 2 दिन में आपकी डिमांड्स के मुताबिक कोई जुडिशल कमीशन पे बात शुरू हो जाती है, तो फिर दोबारा जाके बैठ जाएंगे इनके साथ? सर मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, इनके बस में भी नहीं है। जब बात करने वाले बात करेंगे तो ये भी बैठेंगे। तो जिनके बस में है, क्या उनके साथ बात हो रही है? सर उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है, हमने तो वो बैकडोर मुलाकात है ही नहीं। हमारा जो गौर खान है वो मिले हैं। अब चीजें और गौर खान से उन्होंने कोई कौमी सलामती पे तो बात नहीं करनी थी ना जी। कोई एक्सपर्टीज गौर खान साहब के पास क्या है मुझे बताएं? एक जमात की वो चेयरमैन है, उनके पास कोई और एक्सपर्टीज तो नहीं है जो उस इदारे से बेहतर हो के इनसे पूछना है उन्होंने। सीधी सी बात है, यही बातचीत हुई होगी और उस बातचीत में देखते हैं आगे। देखिए इतनी जल्दी तो ये नहीं होता ना जी। अगर हमने डील करनी होती राना साहब तो हम तो एक रात को हमारा लीडर चला जाता, सुबह पता ही ना चलता, जिस तरह इनका लीडर छोड़ के चला गया था। ये लेकिन सर बातचीत होना क्या इस बात की सदाकत है कि आपके मामला ठीक हो जाएंगे? क्योंकि
उन्हीं दिनों के अंदर हमने आपके मजीद मामलात बिगड़ते हुए देखे हैं। सर मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मामलात हम नहीं ये कह सकते कि हमारे ठीक हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम सीधे रास्ते से एक प्रॉपर जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उसको ये एक हम जिस तरह रिवाइज होता है वो हो कि हम वापस आए। हम डील और एनआरओ के जरिए नहीं आना चाहते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे हालात अभी तक उन्हीं हालात में गुजर रहे हैं, बट ये सियासी जिंदा लाशें बन चुकी हैं। इनके लाने वालों से अब ये लाशें नहीं संभाली जा रही। सर वो तंग हैं, वो इनको डिलीवर नहीं कर सके। मुझे एक साल में ये तो बता दें 7% तो महंगाई बढ़ चुकी है। आपके 1.5 करोड़ से लोग तो महंगाई की गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं दोबारा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? और कहां से, मुझे बताएं कहां से पैसा आया जिनके पास? जो ये कहते थे इमरान खान ने इतना नुकसान किया है। सर हमारे दौर में कोरोना में 24 पे महंगाई पहुंची, फिर 19 पे आई और 19 पे हमारे दौर में ही आई, और फिर जब हम छोड़ के गए तो 6% जीडी ग्रोथ इनको दे के गए और हम 13% उस वक्त समथिंग थी महंगाई की रेशो। तो अब आप खुद देख लें कहाँ पे पहुंच गई वो तो क्या सर वो कहते हैं सिंगल डिजिट पे आ गई। सर कहाँ आ गई है मुझे बताएं? 7% तो महंगाई बढ़ी है। सिंगल डिजिट पे ये 2-3 महीनों से कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, आज दिन तक नहीं आया। सर कहाँ आई है मुझे बताएं? हाँ कोई आसमान पे आ गई होगी। तो चचा भतीजी की गवर्नमेंट है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं सर। 8 अरब रुपए के इश्तिहार हैं। ऐसी बात किया कि पीक का एक्ट आ गया होगा। क्यों आप करती हैं? आपको तो कुछ नहीं पूछना उन्होंने। क्यों करते हैं? ना करें पीक का एक्ट। आज तो तारड़ साहब ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे जो इन पे। ये राना साहब बात ये पीका एक्ट जो है ना, पीका एक्ट सबसे पहले इन पे लगना चाहिए। उसकी वजह ये है तो करवाएं कोई केस दायर। सर केस दायर करेंगे, फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं अपनी। कल वाली राना साहब की वॉक के बाद हम इस पे तैयारी कर रहे हैं। देखिए जी, हम तो लगे हुए हैं कि आज़ादी सहाफत के लिए लड़ेंगे, जिएंगे। हम झूठी खबर के खिलाफ थे, खिलाफ हैं, फेक न्यूज़ के खिलाफ रहेंगे। ये आप भी है, हम भी है, लेकिन करेक्टर एसएससी के खिलाफ है, झूठी खबर के खिलाफ है, हम भी खिलाफ है। बिल्कुल। चले ये तो चलता रहेगा। ये तो बताएं, सरप्राइज जो देना है आपने 8 फरवरी को, इसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे या सरप्राइज के बाद ये अनाउंसमेंट होगी? यार सरप्राइज ही अनाउंसमेंट होगी। ये हमारा फैसला करते हैं ना जी, मेरे ख्याल में ये अगले 2-3 दिन में हमारा फैसला करेंगे, नहीं तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हम तैयार हैं राना साहब, हम मुकम्मल तैयार हैं। हम 26 नवंबर को भी तैयार थे, हमारे लोग निकले थे। इन्होंने, आप सिर्फ लाहौर की मिसाल ले लें, आप लाहौर के पुराने बासी हैं, मैं भी इधर पला बड़ा हूँ। बात यह है कि लाहौर के उन्होंने पिंजरा नुमा जेल बना दिया था, आपको याद होगा। जब लोग नहीं निकल रहे थे लाहौर से तो क्यों लाहौर को बंद किया था? पुराने रावी तक इन्होंने बंद किया हुआ था और एक एक बंदा नहीं निकलने दे रहे थे। कितने बंदे उस दिन एम्बुलेंसेस में मर गए थे, 4 बंदों का तो मुझे पता है। बात यह है सर कि ये घबरा चुके हैं, इनको पता है हमारे पास ट्रू मैंडेट नहीं है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये हम मुसल्लत किए गए हैं और मुसल्लत करने वालों को भी समझ आ गई है। और अल्लाह करे वो कुछ जल्दी उनको समझ आ जाए, नहीं तो ये जो इन्होंने 26 नवंबर को काम किया है सर, 26 नवंबर को इन्होंने डायरेक्ट निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाई है। मुझे सर इनका एक बंदा कहने लगा असेंबली के फ्लोर पे कि जनाब उनके पास क्लैशनकोव थी। मैंने कहा क्लैशनकोव थी तो ट्रायल करते, क्लैशनकोव जिनके पास उनको आप डायरेक्ट गोली मार देते हैं। यानी ये क्या, इनकी फजूलियात देखें, ये तोजी क्या पेश कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि क्या केपी में इंतज़ामी तब्दीलियों के बाद कोई बड़ी तब्दीली के भी इम्कानात हैं? चह-मगोइयाँ बहुत सी हैं, हालांकि आपकी तरफ से तरदीदें भी आ चुकी, मंजरनामा भी वज़ा हो चुका, लेकिन वो चह-मगोइयाँ नहीं बंद हो रही। देखिए यासिर साहब, बात यह है कि चह-मगोइयाँ जब पार्टी में इस किस्म के वाक़यात होते हैं ना, जब पार्टी ग्रास रूट लेवल पे एक पार्टी की जड़ें होती हैं, लोगों को दिलचस्पी होती है, डेफिनेटली उसी पार्टी के मुतालिक ज़्यादा बात होती है। मियां नवाज शरीफ ने जब ये अभी शहबाज शरीफ को रिप्लेस किया एज ए प्रेसिडेंट सदर
अपनी जमात के, तो मेरे ख्याल में दूसरे दिन वो खबर किल हो गई थी, पता ही किसी को नहीं था। एक हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, एक सूबे के प्रेसिडेंट, सदर, एक इंतज़ामी हमने एग्जेक्टिव को अलहदा किया है और जमात के एक इंतज़ामी ओहदे को अलहदा किया है, तो हफ्ता हो गया, बड़ी ये खबर चल रही है। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि उस जमात की मकबूलियत का पता चलता है कि आप कितने मकबूल हैं। एक बात तो मैं ये अर्ज कर दूं। दूसरी बात सर ये है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई उधर KPK में कोई दो राय पाई जा रही हैं या KPK में कोई एतमाद की कमी हो रही है। डेफिनेटली आप एक बात याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है और इन मखसूस हालात में हमें फैसले करने पड़ते हैं और उन फैसलों में ये देखा जाता है कि देखें, अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब के पुराने लॉयल साथी हैं, उनकी वफादारी पे तो शक नहीं किया जा सकता, वफादारी पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन मखसूस हालात में किए गए फैसलों के ऊपर चहमगोइयां तो होती हैं, उसी से ही मकबूलियत का अंदाजा होता है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुचर साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।